हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स, जिसको 2023 की लेटेस्ट एडिशन के द्वारा तैयार किया गया है और जिसमें ग्लैंस एकेडमी टीम ने बहुत ही मेहनत की है और उतना ही आप लोगों ने इसको प्यार दिया, सपोर्ट दिया और इसको अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी किया है। और इसी सीरीज में हम लोग आज ये इंडियन ज्योग्राफी की थर्ड क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग जो है कि पुरानी जो है कि पहली और दूसरी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट को भी शुरू कर दिया है, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। एक क्लास ऑलरेडी सुबह 11:30 बजे आ चुकी है। उस क्लासेस की अपडेट्स के लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये सभी चीजें आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि आपकी जो आगामी परीक्षा है, आरओ की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, फिर चाहे वो एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड की, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए घटना चक्र का महत्व बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इतनी मोटी पुस्तक होने की वजह से उसका रिवीजन नहीं हो पाता है। तो इसी समस्या का समाधान करते हुए करीब करीब हर एक सब्जेक्ट को 40 से 50 पेज में कन्वर्ट करके बहुत ही बेस्ट एनालिसिस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, करंट अपडेट करते हुए इस नोट्स को तैयार किया गया, जिसमें सभी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया, कोई भी चैप्टर्स नहीं छोड़ा गया है। और अब रही बात पीडीएफ की बात करूं, तो अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको परचेस करनी पड़ेगी, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर लगा दिया है, जहां पर पूरी इंक्वायरी आप कर सकते हैं, जहां आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, एनवायरमेंट की शॉर्ट नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ इस बुधवार तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, इनकी भी पीडीएफ तैयार कर ली जाए और आपको प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वहां से इसको परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, और उस पीडीएफ को प्रिंट निकाल के आप लगातार हमारे साथ क्लास को अगर देखते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको 90% से अधिक करंट अफेयर्स पे कमांड हो जाएगी, सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, ताकि आप एग्जाम में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और एक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसी के साथ पीवाईक्यू जो सीरीज है दोस्तों, आरओ की, जिसको निशु मैम तैयार कर रही है पूरी तरीके से, वो जो है कि क्लास लेकर जल्दी आएंगी। बस एक हफ्ते का और समय आप दीजिए, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सीरीज लगातार मिलती रहेगी। उसको भी हमने हैंड रिटन नोट्स में बहुत कंपाइल करके जो है कि तैयार किया है, जिसमें आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पुराने जितने भी पेपर हैं, प्रीलिम्स और मेंस, दोनों को समराइज करके तैयार किया जा रहा है हैंड रिटन नोट्स में, ताकि कम समय में आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। उसकी जैसे ही तैयार हो जाएंगे वो पीडीएफ, मैं उसकी अपडेट्स, क्लासेस, पीडीएफ सबकी अपडेट्स में अलग से एक वीडियो में कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो कल हम लोगों ने भारत की जो तटीय नाम है उसको हमने पढ़ा था, कौन से राज्य से, कौन से क्षेत्र से, कहां कहां तक किसका क्या नाम होता है, इसको हमने कवर कर लिया था। लेकिन अब आगे चलते हैं हम, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 31 को कवर कर रहे हैं। ये सभी चीजें ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, भौतिक विभाजन भारत का, उसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिए, रामगिरी की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये तेलंगाना में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में। और ये पूर्वी घाट यानी महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। जो पूर्वी घाट का महेंद्र पर्वत होता है, उसका ये हिस्सा माना जाता है। और दूसरा एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है कि एक रामगिरी की जो पहाड़ी है रामगढ़ में, वो जो छत्तीसगढ़ में आता है दोस्तों। अब डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रहा है। अगर मान लीजिए तेलंगाना दे रहा है तो आप तेलंगाना को लगा सकते हैं, अगर छत्तीसगढ़ दे रहा है तो आप छत्तीसगढ़ लगा सकते हैं, और अगर दोनों ही ऑप्शन देता है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको छत्तीसगढ़ जो है कि लगाना है। आंसर क्या लगाना है? छत्तीसगढ़। और पारसनाथ की पहाड़ी जो बहुत चर्चा में रहती है, आपने बहुत बार सुना भी होगा इसको पीवाईक्यू में, ये आपके झारखंड में मिलेगी और ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। वहीं पश्चिमी घाट के बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं, विस्तार से इसको समझ लेते हैं कि पश्चिमी घाट क्या है, कैसे काम होगा, इसके बारे में जानकारी का। तो आप देखेंगे कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो मुख्य रूप से आप देखोगे तटीय अपर्दन जो होता है, तो पश्चिमी घाट को अगर आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर होना चाहिए भ्रंशोत्थ पर्वत। अगर मैं अरावली की बात करूं तो इसे आप कह सकते हो प्राचीन पर्वत है या सबसे पुराना पर्वत है, या आप कह सकते हो कि घर्षित पर्वत जो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। इसी तरीके से अगर आपसे हिमालय पर्वत के बारे में पूछे तो आप कहोगे कि न्यू जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, उसका उदाहरण होता है आपका हिमालय। साथ ही साथ इसका जो पूर्वी ढाल है वो मंद है, सीढ़ी नुमा नीचा है। अब जैसे पूर्वी ढाल का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये मैं दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये वाला, ये जो पश्चिमी घाट है ना, तो इसका आप देखोगे इसका पूर्वी ढाल कौन सा होगा? ये अगर पश्चिमी घाट है तो ये वाला पश्चिमी घाट का यही वाला पश्चिमी ढाल हो गया, और ये वाला
ढाल कैसा हो जाएगा, ये ईस्टर्न ढाल अर्थात कि पूर्वी ढाल होगा। और ये कैसा है, मंद है, क्योंकि और साथ ही साथ सीढ़ी नुमा नीचे उतरता है, ऐसा लगता है कि एक सीढ़ीदार नीचे उतर रहा है इस तरीके से। और इसीलिए मैक्सिमम जो नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो ढाल को पाते हुए, ढाल को प्राप्ति करते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ बहते हुए चली जाती हैं, कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए बाहर निकलती हैं। और अगर इसका पूर्वी ढाल ऊपर होता तो जाहिर सी बात है पानी क्या होता है, हमेशा मंद ढाल की ओर जाता है। तो पूरब का ढाल अगर ऊपर होता तो पानी उधर नहीं जाता बल्कि पश्चिमी घाट की तरफ ही आता, अर्थात कि अरब सागर की ओर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो ढाल है वो कुछ सीढ़ी नुमा है और ये ऐसे नीचे उतरता हुआ पानी जाता है। और जबकि पश्चिमी ढाल क्या है दोस्तों, तीव्र और खड़ा है। इसीलिए जो पश्चिमी ढाल होता है इसका, यहां से जो नदियां गिरती हैं वो सीधे सीधे ज्वार नदमुख बनाती हैं। ऐसा लगेगा कि एक हाइट के पास, हाइट पर जाकर जो है कि वो सीधे गिर रही हैं और समुद्र में डायरेक्ट अपने पानी को मिलन बिंदु पर ला रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कैसा हो जाता है ढाल। तो ये ढाल आपके लिए खड़ा हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। और वहीं उत्तरी अक्षांश की बात करें, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट सेल से निर्मित है। अब जैसे आप अगर भारत के एकदम दक्षिणी बिंदु से शुरू करोगे 8 डिग्री से, और 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके आप 16 डिग्री तक आओगे दोस्तों अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पर मुख्य रूप से पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट सेल से जो निर्मित है वहां तक होता है। और गोवा से दक्षिण में ग्रेनाइट एवं नीस सेलों से निर्मित हुआ है। तो जो गोवा के दक्षिण में अगर आप देखोगे तो वहां ग्रेनाइट भी मिलेगा और नीस सेल भी मिलेगी इस तरीके से। फिर आगे देखते हैं इसको, कोडाई कनाल। ये कई बार पूछा जाता है आपसे कोडाई कनाल के बारे में। तो कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में स्थित है, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है ये, पालनी पहाड़ी पर। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। और पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटी, अब जैसे कि बहुत सारे जो पूर्वी घाट के पर्वत चोटी होती है, जैसे आपको पश्चिमी घाट का पता है, पूर्वी घाट का पता है, हिमालय के पता है, तो इसी तरीके से पूर्वी घाट का भी आपको पता होना चाहिए इस वाले एरिया का, जहां आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, ओडिशा देखने को मिलेगा, ऊपर वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो चोटियां हैं जैसे मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिकराम गट्टा और मादुगुला कोंडा। तो गलीकोंडा दोस्तों कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में चोटी है। वैसे सिकराम गट्टा कहाँ पे है, ओडिशा में है। और मादुगुला कोंडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि पूर्वी घाट की ये जो पहाड़ियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, इनका मिलान करने के लिए आ जाता है आपको राज्यों के साथ। अब हम आगे और देखते हैं, एक और चोटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सलेहर चोटी। और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो सलेहर चोटी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब कुछ चोटियां हैं, जैसे वो सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है और राज्य का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको ये मिलान करने के लिए आता है प्रश्न। जैसे कि केरल की बात करेंगे तो केरल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुडी हो जाएगी। नागालैंड की बात करेंगे तो ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सारामती हो जाएगी। उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी हो जाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो दोदा बेट्टा हो जाएगी। अब ये कैसे हो रही है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु होता है, ये वाला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो होती है आपकी दोदा बेट्टा। और ये दोदा बेट्टा तमिलनाडु में है और यहाँ पे टोडा जनजाति भी रहती है। लेकिन ये दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर अनाईमुडी नाम की एक चोटी है, तो वो हो जाती है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। और ये पूरे के पूरे साउथ इंडिया पर सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो आप कहोगे अनाईमुडी हो जाएगी। और फिर दूसरे नंबर की कौन सी हो जाएगी, तो आपका नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। तो ये मिलान करने के लिए आता है। अच्छा, इसको ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि सारामती कहाँ पर है। तो सारामती आपका नागालैंड में, मिजोरम या त्रिपुरा में नहीं है, इसका ध्यान देना है आपको। फिर आगे हम देखते हैं कि सतपुड़ा क्षेत्र में पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है। ये जो है कि स्पेशली पूछा जाता है कभी कभी कि सतपुड़ा श्रेणी जो है उसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको आएगा बड़वानी पश्चिम, मतलब पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ी और फिर मैकाल पहाड़ी। इसी बड़वानी को आप दूसरे नाम से भी लिख सकते हो, सतपुड़ा पहाड़ी के नाम से भी। अब होता क्या है, कई बार इसका प्रश्न मिलान करने के लिए आता है कि सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बड़वानी पर्वत, या इसको हम लोग सतपुड़ा के नाम से भी जान सकते हैं। फिर दूसरे पे महादेव, फिर तीसरे पर मैकाल होता है। आगे देखते चाय बागान।
चाय बागान जो है आपको निम्न पहाड़ियों पर देखने को मिलेगा। एक तो कानन देवन पर मिलता है, और ये कानन देवन जो चाय बागान का पहाड़ी है ये केरल में स्थित है। दूसरा नीलगिरी पर देखने को मिलेगा, जो कि पश्चिमी घाट केरल और तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर स्थित है। वहीं तीसरा देखने को मिलेगा दार्जिलिंग, जो कि आपका वेस्ट बंगाल का पॉइंट होता है। तो ये तीनों ही चाय बागान के लिए प्रमुख उपयुक्त पहाड़ियां मानी जाती हैं, जिसमें कानन देवन आपकी केरल में आती है, नीलगिरी पश्चिमी घाट केरल और तमिलनाडु में, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आती है। फिर कुछ पहाड़ियां हैं और राज्य हैं, इनका मिलान कर लेते हैं। जैसे बटेश्वर पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो ये आपका होता है बिहार में। जबकि अगर मैं आपसे कहूँ बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये आगरा में लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा पशु मेला है यूपी का, आगरा में लगता है। लेकिन बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। चिन पहाड़ी, अक्साई चिन की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्साई चिन तो आपके लद्दाख में है, जो चाइना पाकिस्तान भारत के ट्राई जंक्शन पर है, हालांकि वो भारत का ही पार्ट है। लेकिन चिन पहाड़ी की बात करूंगा, चिन श्रृंखला, तो ये मणिपुर में आएगा। घोसी पहाड़ी की बात करेंगे तो ये हरियाणा में आएगा। बिलारी या बेल्लारी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में आ जाएगा। और अब आप कहेंगे सर ये हम भौतिक विभाजन में क्या पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विभाजन में जो पहाड़ियां पर्वत के जो क्षेत्र हैं वो स्पेशली जो है कि आप यहाँ पर कवर कर रहे हो। फिर देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिलाएं हैं इनके बारे में भी प्रश्न बनता है, तो इसको मैंने एक ही जगह कवर किया है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली महिला है, अगर हम बात करें पहली महिला, चाहे वो किसी भी देश की हो, तो उनका नाम है जुंको ताबेई, और ये जापान की है, जिन्होंने पहली बार महिला होने के नाते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारतीय महिला अगर आप बताएं कि जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, तो उसका नाम हो जाएगा बछेंद्री पाल, और इन्होंने 1984 में जो है कि इस पर चढ़ाई की थी। और दो बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव है, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई। और एक और पॉइंट आप समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण हिमालय की जो चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन माउंट जो गॉडविन ऑस्टिन है, यानी कि K2 जिसे हम कहते हैं, और दूसरी एक होती कंचनजंगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी होती K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो वर्तमान में POK के रीजन में आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। और तीसरी जो है कि इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड हाईएस्ट जो पीक है, उसे हम कंचनजंगा कह देते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अब यहाँ पे कुछ आपको चोटियां देखने को मिलती हैं, जो कई बार होता है कि प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पश्चिम से पूरब की चोटियां, तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि इनका मिलान करने के लिए आता है कि पश्चिम से पूरब की ओर चोटियां जो हिमालय की प्रमुख चोटियां होती हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे उत्तराखंड में आपको मिलेगी नंदा देवी, फिर उसके बाद धौलागिरी मिलेगा, फिर अन्नपूर्णा मिलेगी, और फिर उसके बाद मसालू, फिर एवरेस्ट, और फिर उसके बाद मकालू, और फिर कंचनजंगा जो कि आपके सिक्किम में है, फिर नामचा बरवा आता है जो चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित होता है। 2020 के जो प्रश्न में दोस्तों आया था, तो वहां पे नामचा बरवा को जो है कि चीन में मान लिया गया था। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो पश्चिम से पूरब अगर चोटियों की बात करें, तो सबसे पहले आपको नंदा देवी पढ़ना है उत्तराखंड में, फिर धौलागिरी पढ़ना है, फिर अन्नपूर्णा पढ़ना है, और अन्नपूर्णा से बाहर निकलते हुए आप जब नेपाल की तरफ बढ़ोगे तो मसालू आएगा, एवरेस्ट आएगा, मकालू आएगा, और फिर नेपाल कंप्लीट होने के बाद आप जब सिक्किम में प्रवेश करोगे भारत में, तो कंचनजंगा आएगा और नामचा बरवा आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके से क्रम पूछा जाता है कई बार एग्जामिनर के द्वारा। और वहीं कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल के मध्य स्थित है। धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल के मध्य यह स्थित है। तो फिर से समझते हैं, कोडाई कनाल तमिलनाडु में कहाँ पर है, पालनी पहाड़ी पर। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, धौलाधर श्रेणी पर। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, जो कि धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। और इसी तरीके से आप देखोगे नेलांग घाटी की बात करेंगे, तो नेलांग घाटी आपके उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में नेलांग घाटी के साथ एक और जो घाटी है वो बहुत फेमस है, जिसको हम लोग कहते हैं फूलों की घाटी। किसकी? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। और एक और हमारे साउथ इंडिया में आती है शांत घाटी, ठीक है, साइलेंट वैली जिसको हम लोग कहते हैं शांत घाटी, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, केरल में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ घाटियां हैं और उनके राज्य हैं जो मिलान करने के लिए दिया है। जैसे मरखा घाटी, मरखा घाटी आपके लद्दाख में, जुकू घाटी नागालैंड में आएगी, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में आएगी, युथांग घाटी
सिक्किम में आएगी। तो सांगला को याद रख लेना और मरखा को याद रख लेना, क्योंकि ये कई बार प्रश्नों में रिपीट हुए हैं। तो मरखा घाटी आपके लद्दाख में है, जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और युथांग घाटी सिक्किम में है। अब यही मैं बात कर रहा था आपसे शांत घाटी, अर्थात जिसको मौन घाटी भी कहते हैं या फिर साइलेंट वैली भी कहते हैं, इसके संदर्भ में हम बातें करेंगे, चर्चा करते हैं इस पे 3-4 पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देखोगे जो मौन घाटी है या शांत घाटी या जिसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, सबसे पहली चीज की केरल के पलक्कड़ जिले में अर्थात पाल घाट में स्थित है। जैसे आपने सुना होगा ना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, तो ये पाल घाट में स्थित है। और निकटतम जो है कि इसके पास पत्थर कड़वाड़ू जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी किया जा रहा है वहां पे। और कुंती नदी भरत पूजा नदी की सहायक नदी जो है इसकी इसी क्षेत्र में बहती है, शांत घाटी से होते हुए बहती है कुंती नदी, जो कि भरत पूजा नदी की सहायक नदी है और वो इसी क्षेत्र से होकर बहती है। अब यहाँ पर हम कुछ राज्य पढ़ेंगे और उनके कुछ प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे, जहां से मिलान करने के लिए कई बार प्रश्न आता है आयोग के द्वारा। जैसे लद्दाख में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, तो एक हो गया आपका खारदुंगला, कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को जोजिला और कराकोरम तो पता है, लेकिन चांगला दर्रा और खारदुंगला दर्रा के बारे में नहीं जानकारी है, तो इसे याद कर ले। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है। वहीं जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करेंगे तो पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा और बनिहाल दर्रा हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा मिलेगा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आपको सिपकिला मिलेगा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला, यांगजी दीवान, पारंगला, मणिरंग, भाभा। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वो सिपकिला से पूछा जाता है, रोहतांग से और बड़ा लाचला से। लेकिन आपको जो अन्य दर्रे भी हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, कि अगर एग्जाम में वो प्रश्न आ जाते हैं तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुलिंगला है, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी भिंगरी, नामा और सिरला। तो ये अलग अलग हैं, जिसमें सबसे अधिक पूछा जाता है आपसे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, कुंगरी भिंगरी दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और वहीं नाथुला दर्रा की अगर मैं बात करूं तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये दोनों ही आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे से ला दर्रा, फिर बॉमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा। तो ये प्रमुख दर्रे जो हैं आपको अरुणाचल में मिलेंगे। वहीं मणिपुर की बात करें तो ये तूजू दर्रा है। मणिपुर में दोस्तों तूजू दर्रा आता है, एकमात्र इंपॉर्टेंट दर्रा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो थाल घाट है, फिर भोर घाट है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप जब केरल में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको पालघाट दर्रा मिलेगा, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका एक क्रम बन जाएगा कि एक तो सबसे पहले आपको थाल घाट मिलेगा, फिर भोर घाट मिलेगा और फिर पाल घाट मिलेगा। ये आपको दक्षिणी भारत में नॉर्थ टू साउथ जो है कि इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। किधर से किधर, नॉर्थ टू साउथ मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए जरा कश्मीर के दर्रों की कुछ हम बात कर लें। तो अगर आप दोस्तों कश्मीर घाटी में हैं, ध्यान देना, कश्मीर घाटी में है और आपको कश्मीर से जम्मू की ओर जाना है, तो आपको कौन सा दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा, पीर पंजाल दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर आप जम्मू से श्रीनगर की ओर जाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा दर्रा क्रॉस करना होगा, बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। और अगर आप श्रीनगर से गिलगित की तरफ जाना चाहते हो, गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ, तो यहाँ पर आपको बुर्जिल दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मन श्रीनगर से लेह घूमने का कर रहा है, गिलगित जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप जब लेह की ओर बढ़ोगे पश्चिम साइड, पूरब साइड में, तो आपको जोजिला दर्रा को क्रॉस करना पड़ेगा। कौन से दर्रे क्रॉस करना पड़ेगा, जोजिला दर्रा को। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर आप कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में यात्रा कर रहे हैं तो पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में है तो बनिहाल दर्रा, श्रीनगर और गिलगित के बीच में है तो बुर्जिल दर्रा, और श्रीनगर और लेह के बीच में है तो आपको जोजिला दर्रा को पार करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख हिमनद और ग्लेशियर हैं, इसकी बात अगर हम करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हिमनद होंगे, यहाँ उसकी स्थिति होगी और यहाँ किलोमीटर के हिसाब से उसकी हाइट दे दी गई है। जैसे कुछ प्रश्नों में या कुछ पेपर एग्जाम्स में आपसे ये पूछ लिया जाता है, जैसे बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस, आरओ एग्जाम, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी हाइट भी पूछ ली जाती है आपसे। जैसे अगर हम देखें कि सियाचिन की बात करेंगे तो सियाचिन जो हिमनद है ये कराकोरम दर्रे में स्थित है। कहाँ पर, कराकोरम जो ग्लेशियर आपका पर्वत है उसमें स्थित है, जो लगभग 76 किलोमीटर की हाइट है। बियाफो की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कराकोरम में ही अभी है।
हिस्पार की बात करें, बाल्टोरो की, ससाइनी की या खोर्दोजिन की, ये सभी के सभी आपको काराकोरम में ही देखने को मिलेंगे। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में कौन सी हिमनद है? सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरो, ससाइनी, खोर्दोजिन और चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा भी दोस्तों काराकोरम में ही स्थित है। कहां पर स्थित है? चोमोलुंगमा काराकोरम में। अब इसके बाद अगर हम बात करें रीमो हिमनद की और पुनमा हिमनद की और रूपल हिमनद की और दियामीर की बात करें, तो ये चारों ही आपको देखने को मिल जाएंगे कश्मीर में, और जिसमें सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है रूपल। रूपल हिमनद कहाँ पर है? कश्मीर में है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यमुनोत्री हिमनद को और गंगोत्री हिमनद को, तो ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। जबकि जेमू हिमनद की बात करें या जेमू ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, लेकिन मुख्यतः इनका जो प्रभाव है, जो इनका विकास है, वो सिक्किम में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? सिक्किम में मिलता है। अब इसी के बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका पेज रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप इसकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप पूरी की पूरी शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। हमारी क्लासेस के साथ रेगुलर उसकी स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंट एक तरीके से आएगा और साथ ही साथ आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि आपको घटना चक्र के ऊपर जो शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, ये पूरी घटना चक्र को कंपाइल किया गया है, जिसमें सभी टॉपिक और सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि सियाचिन हिमनद जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो सियाचिन हिमनद को आप देखोगे अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगित के पूरब में और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो कुल मिला के जो सियाचिन ग्लेशियर है वो मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेगा? तो नुब्रा घाटी के उत्तर साइड में देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि अक्साई चीन के पश्चिम दिशा में देखने को मिल जाता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर की बात करेंगे तो चौराबाड़ी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर है, जो कि यूके में मिलेगा। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, बल्कि उत्तराखंड। तो यहाँ आप देखोगे कि जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले। या फिर अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर बता देना है। अगर जिन छात्रों को दोस्तों इसकी बुक की पीडीएफ पढ़नी है, जो बुक वाली क्लासेस है उसको देखना है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया प्लेलिस्ट का। आप वहां से बुक वाली पीडीएफ को कवर कर सकते हो। जो घटना चक्र बुक की क्लासेस हैं पूरी कंप्लीटली हमने अच्छे से स्टडी कराई है, और आप चाहे तो 2022 के एडिशन को भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में, उसको भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं ये पूरी घटना चक्र का कंपाइलेशन है, जहां पर आप कम समय में अधिक से अधिक चीजों को रिवाइज कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है मिलाम हिमनद की बात करें दोस्तों, मिलाम ग्लेशियर की, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में यह भी देखने को मिलता है आपको उत्तराखंड में। और यहाँ से शारदा नदी, यानी जिसको हम लोग काली नदी भी कहते हैं, उसका उद्गम देखने को मिलता है। कौन सी नदी का? शारदा नदी अर्थात काली गंगा का। फिर यहाँ पे हिमनद है और यहाँ पे नदी है, तो कौन कौन से हिमनदों से कौन सी नदियों का उद्गम होता है, इससे संबंधित बातें यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे बंदरपुछ जो हिमनद है उससे यमुना नदी का उद्गम होता है। बारह सिगरी की बात करें तो इससे चिनाब नदी का उद्गम होता है। मिलाम नदी की बात करें अर्थात कि मिलाम ग्लेशियर का, तो इससे गोरी गंगा का उद्गम होता है। सियाचिन की बात करेंगे तो यहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। और जेमू ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। तो आप समझिएगा कि बंदरपुछ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना, जो कि उत्तराखंड में। बारह सिगरी से निकलती है चिनाब नदी, और ये कहाँ पे है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। और साथ ही साथ मिलाम ग्लेशियर की बात करेंगे जहां से गोरी गंगा निकलती है, यह उत्तराखंड में स्थित है। सियाचिन की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जो कि लद्दाख में। और यही नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक होती है, और श्योक नदी आपके सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। जेमू ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये तिस्ता नदी यहाँ से निकलती है, जो कि आपके सिक्किम में स्थित है। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो कार्बोनीफेरस युग में दोस्तों, कार्बोनीफेरस युग में दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। यानी ये वो नदियों के बेसिन है जहां पर कार्बोनीफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ है। और क्रिटेशियस युग में बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण किया गया है। तो जो क्रिटेशियस युग था हमारा, जिसको हम देखेंगे क्रिटेशियस और टर्सरी युग जो था, जिसमें आप देखोगे ट्रांस हिमालय का निर्माण हो रहा था क्रिटेशियस और टर्सरी युग में, जो हमने पिछली कक्षाओं में इसको रिवाइज कराया था। तो उस समय दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, अर्थात कि जो दक्षिणी भारत है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जहां पर बेसाल्टिक चट्टानों से उसकी संरचना डेवलप होती है, तो उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। तो आपने देखा कार्बोनीफेरस युग में क्या मिला? दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में
कोयले का निर्माण होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं क्रिटेशियस युग में तो बेसाल्ट निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मालवा पठार की स्थिति कैसी है, यानी कि कहाँ पर उसकी स्थिति है। तो लोकेशन मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। जैसे प्रश्न पूछ लिया था कि जो मालवा पठार की स्थिति है उसके पूरब साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यूपी के बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, दक्षिण साइड में आप देखोगे तो विंध्य श्रृंखला मिलेगी, विंध्य श्रृंखला जो एमपी में है, और उत्तरी साइड में आप देखोगे तो आपको राजस्थान की अरावली श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। तो अब इन क्षेत्रों के ट्रायंगल पॉइंट पे यानी कि बीच वाले पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगी क्या, मालवा पठार की अवस्थिति। तो मालवा का पठार जो अवस्थित है वो कहाँ पर है, इसके पूरब में बुंदेलखंड का पठार है, दक्षिण में विंध्य श्रृंखला है और उत्तर में अरावली श्रृंखला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेघालय का जो पठार है, जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का हिस्सा है और भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है। इसमें पूछ लिया जाता है क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया ये सभी मेघालय पठार जो होते हैं इन पहाड़ियों का हिस्सा है और भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा यानी कि मिजोरम के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय पठार का हिस्सा हो गई एक तरीके से, और जो भुवन पहाड़ियां हैं वो मिजो हिल्स का भाग मानी जाती हैं, यानी कि मिजो पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है उन्हें। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप के आधार पे आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि दंडकारण्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो मैंने इसको इमेजेस में बना रखा है कि दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार जैसे कि ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ध्यान देने वाली बात है इसमें कि इसमें न तो एमपी आता है और ना ही यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु आता है और ना ही यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल आता है। तो ये तीनों ही नहीं आते। तो आप देखोगे यहाँ पे उड़ीसा हो गया, नीचे आंध्र प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, यहाँ तेलंगाना और यहाँ छत्तीसगढ़। ध्यान देना कि कर्नाटक का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो दंडकारण्य क्षेत्र कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो इसका आंसर इस तरीके से आपको देना है। वहीं भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है तो चेन्नई के तट से नापा जाता है, और चेन्नई यहाँ पे आपको पूर्वी घाट पर देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंतर्गत। और इसी तट का नाम पहले पुराना नाम लिखा जाता था मद्रास। ठीक है, मद्रास जो आप लोग पढ़ते हैं उसी को चेन्नई कहा गया है। जैसे भारत में कहीं पर भी अगर औसत तल नापा जाता है समुद्र की, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो किसी भी रेलवे स्टेशन का आप नाम देख लीजिए, यहाँ इस तरीके से बोर्ड पे लिखा रहता है येलो कलर से। मान लीजिए मैं दिल्ली बता देता हूँ, तो दिल्ली के यहाँ पे साइड में लिखा होता है इस नीचे पॉइंट पे कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। तो वो जो औसतन ऊंचाई नापी जाती है उसके लिए हम चेन्नई का यूज करते हैं। फिर एक आता है आपका जल की मात्रा की। अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप देखोगे इमेजेस में देख पा रहे होगे कि भारत की जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, जहाँ पे हम पूर्वी घाट की बात कर लें चाहे पश्चिमी घाट की, तो किसी भी एक घाट पे आप देखोगे तो जो प्रादेशिक देश होता है, जैसे कि भारत का अगर हम प्रादेशिक जल की बात करें, जो क्षेत्रीय सागर होता है वो तट से 12 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल मील होता है। ठीक है, समुद्री जल की जो लेंथ नापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। फिर समीपस्थ जो मंडल होता है वो होता है तट से 24 नॉटिकल मील। और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम कहते हैं, या यूं कहें कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो तट से 200 नॉटिकल मील के बीच में होता है। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इस तरफ भी कर सकता हूँ चाहे इस तरफ, तो आप यहाँ पे जो कटा फटा तट होता है तो यहाँ पे एक क्या होता है, एक रेखा खींच दी जाती है जिसको हम लोग बेस लाइन कह देते हैं। और इस बेस लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल मील तक जा रहे हो तो वो आपका क्षेत्रीय सागर हो जाता है, प्रदेश सागर हो जाता है, प्रदेश जल हो जाता है किसी भी देश का। और अगर आप उससे 24 नॉटिकल मील तक जा रहे हो तो वो आपका समीपस्थ मंडल हो जाता है। और अगर आप उसके 200 नॉटिकल मील तक जाते हो तो वो आपका तट से 200 नॉटिकल मील तक जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा से रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी हो गई, तो मुख्य भूमि का मतलब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिसमें आप द्वीपों को शामिल नहीं करते। किसको शामिल नहीं करते? द्वीपों को। इट मीन्स कि 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है। और इस भारत की अगर हम बात करें तो ये जो आपको गुजरात का पार्ट दिख रहा है दोस्तों, इसकी तट रेखा सबसे लंबी होती है। इसकी तट रेखा सबसे लंबी होती है जो कि 1214 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर आपको ये कुछ आंध्र प्रदेश की तट रेखा देखने को मिलती है जो कि 973 किलोमीटर होती है। इज इट क्लियर? और अगर वो आपसे इस तरीके से मिलान करके पूछ लिया जाए कि किसी राज्य या यूनियन टेरिटरीज की संपूर्ण भारत के अंतर्गत पूछा जाए, तो अंडमान द्वीप जो कि 1962 किलोमीटर की ये आपकी
टेरिटरीज होती है यानी कि तटीय रेखा होती है, और सेकंड नंबर हो जाता है हमारे गुजरात का जो 1214 किलोमीटर होता है। तो वहां पे डिपेंड करेगा कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए उसने प्रश्न पूछा कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, और ऑप्शन में आपको उत्तराखंड दे दिया, गुजरात दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो यूनियन टेरिटरीज है, ना कि वो राज्य है। जबकि आपसे प्रश्न पूछ रहा राज्य, तो उत्तर सही हो जाएगा गुजरात। अगर उसने इस तरीके से ऑप्शन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपको अंडमान द्वीप जो है कि यहाँ पर टिक लगाना है। अब जैसे तटीय राज्यों की मैं बात करूं तो इसका क्रम आपको याद होना चाहिए। तटीय राज्यों की जो लेंथ है, मतलब राज्यों की जो संख्या है, वो टोटल 9 है, और इसकी जो तटीय सीमा है वो लगभग 7,500 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, इससे भी ऊपर है। जैसे गुजरात आप देखोगे सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये तीनों जो है, मतलब ये पांचों जो राज्य हैं, ये दोस्तों आपके वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तो ये क्रम से अगर आप देखोगे तो ये ईस्टर्न घाट के पार्ट होते हैं। और मैंने यहाँ पर मैप में आपको दिखा दिया है, जैसे ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 तटीय राज्यों की संख्या होती है। इसके बाद हम और बात करें, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, खासकर आरओ के प्रश्न पूछा गया है कि ज्वेल ऑफ माइन किसे कहते हैं, इट मीन्स कि रत्नाकर किसे कहते हैं। तो हिंद महासागर का ही एक अन्य नाम होता है जिसको हम लोग रत्नाकर कहते हैं, यानी कि ज्वेल ऑफ माइन कहते हैं। तटीय अपरदन की बात करेंगे अगर हम दोस्तों, किस तरीके से हो सकता है। जैसे एक प्रश्न आया हुआ था कि तटीय अपरदन निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक होता है, या निम्नलिखित में से किसके द्वारा तटीय अपरदन किया जा सकता है। तो तट का मतलब वही होता है कि जो आपके जो तटीय राज्य हैं जहां पर समुद्री लहरें होती हैं, इनके माध्यम से तटीय अपरदन जो होता है, तो यही पूछा जा रहा है। जैसे समुद्र की लहरें आकर जब बार बार तटों पर टकराती हैं तो क्या करती, तटों की तटरेखा को काटती हैं, अंदर की ओर बढ़ती हैं, अर्थात मिट्टी को काटती हैं, रेत को काटती हैं। वहीं ज्वार भाटा भी जब इन्हीं समुद्रों में आता है, तो ज्वार का मतलब होता है जब पानी बहुत हाइट पर ऊपर उठता है, लगभग 8 से 10 मीटर की ऊंचाई पर, और अचानक से जब ये उठ के फिर ये वापस होके पीछे भागता है बहुत तेजी से, तो ये होती है हमारी भाटा की कंडीशन। और जिसके अंतर्गत यहाँ पे तटीय अपरदन के माध्यम से ये पीछे जब धकेला जाता है ये जल, तो बहुत सारा जो अवसाद होता है वो खींच के समुद्र में चला जाता है। फिर समुद्री धाराओं की बात करेंगे जो अपवेलिंग डाउनवेलिंग प्रोसेस में होता है। समुद्री लहरों की बात करेंगे, और मानवीय क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, मानवीय क्रियाकलाप भी। तो इनमें सबसे अधिक जो प्रभावित होता है तटीय अपरदन, वो लहरों से प्रभावित होता है। कौन सी लहरों से, चाहे फिर वो समुद्री लहरें हो या फिर वो सुनामी की लहरें हो, अल्टीमेटली आती तो समुद्र में। इनके द्वारा जो है कि तटीय अपरदन जरूर होता है, क्योंकि लहरें आप देखोगे हर 1 मिनट पे 30 सेकंड पे आपको तट के समीप टकराते हुए देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप रील्स वगैरह देखते हो, मूवीज देखते हो, या फिर आप खुद गए हो गए अगर तटों के किनारे, तो जो बीच होते हैं वहां पे ये लगातार लहरें जो होती है तटीय अपरदन करती हैं, मतलब तट के किनारे उनका आना जाना लगा रहता है। अब जैसे एक प्रश्न पूछा था कि पश्चिमी तटीय प्रमुख शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। पश्चिमी तटीय प्रमुख शहरों का उत्तर से दक्षिण, अब यहाँ पे आप देखोगे राज्य के अकॉर्डिंग नॉर्थ से साउथ, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो जंजीरा एक शहर है जो कि महाराष्ट्र में है, उसके बाद सिंधुदुर्ग एक शहर है वो महाराष्ट्र में है। कन्नूर की बात करेंगे तो ये केरल में आता है, और नागरकोइल जो कि कन्याकुमारी के ही अन्य नाम के रूप में जाना जाता है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि महाराष्ट्र यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको केरल मिलेगा, और यहाँ आपको तमिलनाडु। तो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र में जंजीरा सबसे ऊपर, फिर सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर, और फिर नागरकोइल हो जाएगा। प्रमुख तटीय शहरों की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख तटीय शहरों की, और यहाँ पर दोस्तों कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ प्रमुख तटीय शहर होते हैं और उनको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि कौन पश्चिमी घाट में, कौन से राज्य में, कौन से पूर्वी घाट के हैं, किस राज्य में है। तो जैसे देखिए जंजीरा को फिर से रिपीट किया गया है। जंजीरा आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है। उडुपी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक के अंतर्गत आता है, यह भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यानी कि पश्चिमी तट का। जबकि ओरोविले की बात करें और तूतीकोरिन की बात करेंगे तो ये दोनों ही पूर्वी तट पर स्थित है। ओरोविले दोस्तों तमिलनाडु और पुदुचेरी की सीमा पर स्थित है, जबकि तूतीकोरिन की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये सभी प्रमुख जो है कि तटीय शहर हैं, किन राज्यों में ये पता रहना चाहिए।
वहीं सागर पुलिन की बात करें और यहाँ पे राज्यों की बात करें तो सागर पुलिन जैसे दीघा आपका सागर पुलिन है जो कि आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। गोपालपुर सागर पुलिन की बात करें तो ओडिशा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और कलांगुट की बात करें तो ये गोवा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मरीना की बात करें तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। मरीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मरीना की बात कर रहा हूं, यानी मरीना ब्रिज जिसे हम कहते हैं बीच। तो ये सागर पुलिन हो जाते हैं। तो दीघा आपको कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल। गोपालपुर ओडिशा में, कलांगुट गोवा में और मरीना आपको तमिलनाडु में। इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कल्याण शिखर क्या है दोस्तों? कल्याण शिखर की बात करेंगे, इसी का दूसरा नाम है सैडल पीक। और जब सैडल पीक नाम आ जाता है तो आप आसानी से बता पाओगे कि उत्तरी अंडमान में है, क्योंकि अंडमान में भी 4 अलग अलग कैटेगरी है। जैसे एक उत्तरी अंडमान ये रहा, फिर मिडिल अंडमान रहा, फिर साउथ अंडमान, फिर ये लिटिल अंडमान हो गया, फिर यहाँ पे निकोबार आएगा और ये आपका ग्रेट निकोबार आएगा, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इस तरीके से आप जो ये वाला देखोगे आप उत्तरी अंडमान को, यहाँ पर ही जो कि इसकी पूरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सैडल पीक, ये पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और इसका अन्य नाम होता है कल्याण शिखर के नाम से। अब यहाँ पर हम कुछ जल संधियों को कवर करेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं अक्सर। जैसे अगर आप देखोगे कि 8 डिग्री जल संधि या 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय व मालदीव के बीच में स्थित है। मिनिकॉय किसका पार्ट है दोस्तों? इंडिया का पार्ट है, क्योंकि ये लक्षद्वीप के अंतर्गत है और मालदीव एक अलग देश है। फिर 8 डिग्री चैनल से जब हम 9 डिग्री की ओर ऊपर बढ़ते हैं, ऐसे 9 डिग्री 10 डिग्री, तो 9 डिग्री जो चैनल है ये आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अंतर्गत है। हालांकि मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन ये प्रमुख लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। कैसे? जो 10 डिग्री चैनल है तो यहाँ पे हो गया आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, और फिर उसके बाद ये कार निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया मिडिल, ये हो गया साउथ, ये हो गया लिटिल। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल आपका प्रवाहित होता है। फिर एक यहीं पर डंकन पैसेज भी देखने को मिलता है जो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। लघु और दक्षिणी, तो यहाँ पर आपको डंकन पैसेज देखने को मिल जाता है। तो ये डंकन पैसेज और 10 डिग्री चैनल ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, जबकि डंकन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित है। फिर यहाँ एक देखते हैं हम कोको चैनल की बात करें तो कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अब इसको समझिएगा, तो मैंने ये आपको बताया था उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे ये जो उत्तरी अंडमान है और ऊपर यहाँ का म्यांमार पे कोको द्वीप है, तो यहाँ आपको बहता हुआ दिखेगा कोको चैनल। क्या नाम है इसका? कोको चैनल। पाक स्ट्रेट की बात करेंगे तो पाक स्ट्रेट आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, मैंने अभी कल की क्लास में बताया। वहीं मन्नार की खाड़ी भी उसी के पास स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ये श्रीलंका यहाँ पे करना, श्रीलंका नहीं, ठीक है। वर्तनी शुद्धि कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं कहीं हो सकते हैं ह्यूमन एरर के रूप में। फिर आगे आप देखेंगे कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी की बात करें तो भारत का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी होता है जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये जो बैरन द्वीप है दोस्तों, ये आपका जो उत्तरी आइलैंड है ना, आपका उत्तरी अंडमान वाला, वहीं पर जो है कि स्थित है, मतलब उसके उत्तर साइड में, जो कि उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अब एक आप सुनते हैं एडम ब्रिज, जिसको हम कहते हैं, या राम सेतु भी कह सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश एक कर्मचारी था जिसके नाम पर ये एडम ब्रिज पड़ा हुआ है। हालांकि भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित किया गया था माता सीता को लेके आने के लिए, तो इसलिए राम सेतु भी इसका नाम बना है। और अभी हाल ही में एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग जरूर देखिएगा। राम सेतु के ऊपर बहुत अच्छे डिटेल रिसर्च की गई है। तो भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तृत है। अर्थात कि जो पंबन द्वीप एक आइलैंड है जो तमिलनाडु के नीचे थोड़ा सा है, और उसका जो सबसे आखिरी सिरा है ना धनुषकोडी, जो समुद्र की ओर है, धनुषकोडी से ये प्रारंभ हो जाता है और श्रीलंका के पास जाके जो मन्नार द्वीप पड़ता है उनके बीच में विस्तृत है। अर्थात श्रीलंका और भारत के बीच में कनेक्टिविटी के लिए ये जाना जाता है। वहीं ग्रेट निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार से सबसे निकटतम द्वीप आपको देखने को मिलेगा सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का है। अब कार निकोबार के बाद जो ग्रेट निकोबार है दोस्तों, जो सबसे हमारा दक्षिणी बिंदु इस तरीके से माना जाता है, जहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट भी देखने को मिलता है,
जो मैंने आपको पहली ही क्लास में कराया था, तो इंदिरा पॉइंट से जो सबसे जो निकटतम द्वीप आता है वो आता है आपका सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का है, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से और नीचे की ओर जाने पर। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है, जैसे लक्का द्वीप, कभी कभी लक्का द्वीप भी आ जाता है, लेकिन इसी को हम लक्षद्वीप भी कहते हैं। इन समूहों के अंग होते हैं लक्का द्वीप जो है, जैसे अगाथी हो गया, कवरत्ती हो गया, कल्पेनी हो गया, जबकि तिलंचोंग अंडमान द्वीप समूह का अंग है। यह भी प्रश्न पूछा गया है आरओ के मेंस में कि अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी। अब कवरत्ती से तो आप बता दोगे कि सर ये तो लक्षद्वीप की राजधानी है, तो ये लक्षद्वीप का पार्ट है, लेकिन अगाथी और कल्पेनी को बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। वहीं तिलंचोंग की बात करें तो ये अंडमान द्वीप समूह का अंग होता है। और अब एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत के 4 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर प्रवाल भित्ति सबसे अधिक देखने को मिलती है, जिसमें आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करोगे और मन्नार की खाड़ी की बात करोगे जो तमिलनाडु और भारत को श्रीलंका को जोड़ती है। वहीं लक्षद्वीप की बात करोगे और ये कच्छ की खाड़ी की बात करोगे जो गुजरात के पास है। और एक छोटा सा एक और क्षेत्र है मालवन, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। तो पहला क्या हो गया, अंडमान निकोबार, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा कच्छ की खाड़ी और पांचवा आपका हो जाएगा मालवन, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्वीपों की दोस्तों। अब यहाँ पर हम द्वीप की बात कर लेते हैं जरा। तो आप देखोगे कि द्वीप हैं और ये अवस्थिति है, जैसे वयंत यशोधर, मतलब कि वयंत सयोधर जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पिरम द्वीप की बात करेंगे तो ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, ये कई बार पूछा गया है। और द्वारका द्वीप की बात करेंगे तो अरब सागर के तट पर स्थित है। और द्वीप की बात करें जो दमन द्वीप है ये काठियावाड़ तट के पास स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए, एक तो पिरम और एक द्वीप और एक बेअंत सयोधर, ये कई बार पूछा जाता है। हालांकि गुजरात के इर्द गिर्द घूमने वाली जो लोकेशन है, स्पेशली ये यूपीएससी का प्रश्न है, इसीलिए उसने गुजरात के चारों लोकेशन को पूछ लिया। बेअंत सयोधर कच्छ की खाड़ी में ऊपर मिलेगा, पिरम जो है कि खंभात की खाड़ी में नीचे मिलेगा गुजरात के, द्वारका अरब सागर के तट पे मिलेगा, और द्वीप जो है कि आपको महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के पास जो दमन द्वीप है वहां पे काठियावाड़ तट है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर डिस्प्यूटेड जो बाउंड्री है वो है आपकी कोरी क्रीक, जिसको हम निवेशिका कहते हैं। अर्थात जब किसी पानी का एक पतले जगह से होते हुए स्थल खंड की ओर प्रवेश किया जाए तो उसे हम निवेशिका कहते हैं। तो ये कोरी क्रीक है जो कच्छ के रन में अवस्थित है और यह एक दलदली भूमि स्थित है। कौन सी है? दलदली भूमि। चलिए मैं आपको कोरी क्रीक को इमेजेस पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये गुजरात वाला हिस्सा देख रहे हैं और ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, यही कोरी क्रीक कहलाता है, जहां पर ये पानी क्या होता है, निवेशिका के तौर पे, निवेशिका के स्थल की तरफ क्या होता है, हस्तस्थल की तरफ प्रवेश कर रहा होता है। तो ये वाला जो एरिया होता है इसी को हम कोरी क्रीक कहते हैं, जिसपे कभी कभी ये पाकिस्तान अपना हिस्सा दावेदारी करता है और भारत कहता है कि हमारा हिस्सा है, लेकिन ये वास्तविक रूप में भारत का ही हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान की तो आदत है दूसरे की चीज पर अपना कब्जा करना, तो ये उसी प्रवृत्ति में आता है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर, जो कि राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे बात करेंगे। जैसे पाट अंचल, ये पूछा जाता है पाट अंचल किसमें स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, जो कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि कोल्लूर की खान से यहाँ पर इसकी प्राप्ति हुई थी, या कोलूर की खान भी कह सकते हो। लेकिन ध्यान देना कि जो कोलार की खान है, हट्टी की खान है, वो कर्नाटक में है और वो आंध्र प्रदेश से अलग है। तो भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश को, क्योंकि यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। और मणिपुर की अगर हम स्थिति बात करें, मणिपुर राज्य की, तो यहाँ पर 92% पर्वतीय भूमि है और 8% नदी घाटियां हैं। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बहुत ही कम है, निम्नतम है। सबसे अधिक यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है मणिपुर। मणिपुर की लोकटक झीलों की बात करें तो मणिपुर की लोकटक झीलों में तैरने वाले द्वीप को हम फुमडी कहते हैं। अब जैसे आप इमेजेस को देखोगे गूगल करके कि लोकटक झील में जो द्वीप है, जैसे माजुली द्वीप वगैरह ब्रह्मपुत्रा में मिलते हैं ना, वैसे ही लोकटक झील में बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे जो तैरते हुए द्वीप होते हैं और उनको फुमडी कहा जाता है। मणिपुर की क्षेत्रीय भाषा में, स्थानीय भाषा में उन्हें हम फुमडी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ लेता है कि फुमडी क्या होता है, तो ये बताना है आपको। वहीं एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों से कुछ संबंधित जिले शामिल होते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कूट मिलान करने के लिए आता है। जैसे एनसीआर में 3 राज्य शामिल होते हैं। राजस्थान के 2 क्षेत्र आते हैं, एक तो अलवर आता है और एक भरतपुर आता है। ये 2 क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत। और
यूपी की बात करें तो यूपी से लगभग 8 जिले आते हैं, टोटल 8 जिले, जिसमें आप देखोगे मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। हालांकि अब मथुरा को और अलीगढ़ को भी इसमें शामिल करने पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी तो इसमें शामिल नहीं हुआ है। लेकिन मथुरा और अलीगढ़ का ही अगला नंबर होगा जो इस एनसीआर रीजन में एक्सटेंडेड एनसीआर किया जाएगा, मतलब इसका विस्तार किया जाएगा, तो इसमें शामिल किए जाएंगे। और हरियाणा से कौन कौन से जिले आते हैं, तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, करनाल, जिंद और भिवानी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एनसीआर रीजन में टोटल 3 स्टेट आते हैं, जिसमें राजस्थान के केवल 2 जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और फरीदाबाद के 8 से ज्यादा जिले शामिल होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्षेत्रफल के आधार पे जो पहला राज्य होता है वो राजस्थान होता है, दूसरा राज्य आपका एमपी होता है, तीसरा राज्य आपका महाराष्ट्र है और चौथा राज्य आपका यूपी है। लेकिन अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से कहूं तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका यूपी। अच्छा, यूपी के सीमावर्ती जो राज्य हैं, हालांकि मैंने ये यूपी स्पेशल में पढ़ा दिया है, और यूपी स्पेशल की जो पूरी क्लास आप देखना चाहते हो, जो कि मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी मिलेगी जो घटना चक्र 2023 की सीरीज के लिए है, जिसमें ज्योग्राफी मिल जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी आपको बुक की पीडीएफ, जिसमें एनवायरनमेंट की क्लासेज हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, इन सभी की क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, आप उन्हें देख सकते हो। वहीं पे यूपी स्पेशल की भी प्लेलिस्ट मैंने लगाई है, आप उसे भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपके लिए एक इमेज भी सामने रखी है। पहले हम पढ़ते हैं यूपी के सीमावर्ती जो राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली एक हमारा यूनियन टेरिटरीज है और एक हमारा देश इसके बगल में है नेपाल। तो 8 स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरीज और एक कंट्री। तो ऐसे देखोगे तो यूपी जो है कि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक देश के साथ। तो चलिए मैं इसको आपको इमेजेस में भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं, अगर आप देखेंगे तो चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है, जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, और ये जो लटका हुआ है दोस्तों ये ललितपुर है, और ये जो दूसरा लटका हुआ है ये आपका सोनभद्र है। तो यहां से आप इस पूरे बाउंड्री को देख पा रहे हो, ब्लू कलर मैंने कर दिया। तो यहाँ ऊपर से तो आपको उत्तराखंड देखने को मिला, और यहाँ पर ये जो पिंक वाला हल्का सा, ये सहारनपुर में थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है, लगभग 18-19 किलोमीटर के आसपास, जो शिमला अर्थात हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर होती है। फिर यहाँ हरियाणा आपका आ जाता है 3, फिर चौथा आपका राजस्थान से 2 जिले सामान्यतः जो बाउंड्री शेयर करते हैं, एक तो आपका होता है मथुरा और एक होता है आपका आगरा। यही 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर ये एमपी से जो है कि सबसे अधिक टोटल 11 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये मैंने पूरी जानकारी यूपी स्पेशल की क्लास में दिया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर यहाँ पे आप देखोगे छत्तीसगढ़ आ जाता है आपका, फिर यहीं पे झारखंड आ जाता है, यहीं बिहार भी आ जाएगा, और बिहार के बाद ऊपर से नेपाल भी आ जाता है, और ये छोटा सा दिल्ली रह जाता है जो यहाँ पर है। अगर आप देखोगे कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है भारत यूपी का जो 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ येलो कलर का जो आ रहा है ये एमपी हो गया, ये स्काई ब्लू छत्तीसगढ़, ये पिंक का झारखंड और ये ब्राउन आपका बिहार। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसीलिए मैंने इस चीज को आपको बताया। और अब हम चलते हैं और अगले पॉइंट पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला आपको देखने को मिलेगा कच्छ, जो कि गुजरात का है, जो कितना है 45,674 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरे नंबर पर अगर आता है तो लेह लद्दाख का आएगा 45,100 किलोमीटर। अब कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, कच्छ को हटा देता है, ले को ऑप्शन बना देता है, और बाकी अदर स्टेटमेंट होते हैं, अदर ऑप्शन होते हैं, तो आपका लेह उत्तर हो जाएगा। अगर लेह नहीं है, केवल कच्छ है, तो फिर तो कच्छ तो है ही, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां, स्पेशली हम नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें 8 7 सिस्टर्स जो मिला के हैं टोटल, उनकी राजधानियां मैक्सिमम स्टूडेंट को गलत कर दी जाती हैं। पिछली बार आप देख सकते हो कि यूपी पीसीएस ने नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन थे तो वहां के राज्यपालों का क्रम पूछ लिया, वहां के अध्यक्ष का क्रम पूछ लिया, तो इसीलिए आपको राजधानी वगैरह ये चीजें पता होनी चाहिए। बाकी हम पॉलिटी में इन सब चीजों को कवर कर लेंगे। तो जैसे त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला, नागालैंड की बात करेंगे तो कोहिमा हो जाएगी, मणिपुर की बात करेंगे इम्फाल होगी, अरुणाचल की बात करेंगे ईटानगर होगी,
असम की बात करें तो दिसपुर हो जाएगी, मेघालय की शिलांग हो जाएगी, मिजोरम की आइजोल हो जाएगी और सिक्किम की गंगटोक हो जाएगी। और गुजरात की भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि अहमदाबाद है या गांधीनगर है या साबरमती, तो ध्यान देना गांधीनगर है न कि अहमदाबाद। हालांकि अहमदाबाद बहुत चर्चित सिटी है वहां की, लेकिन गांधीनगर वहां की राजधानी है गुजरात की। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर राज्य की बात की जाएगी तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, जिसमें यूपी हमारा 4th नंबर पे आता है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाएगी तो लद्दाख पहले नंबर पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है कि यूनियन टेरिटरीज कौन है, लद्दाख है। हालांकि पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था, लेकिन तब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक राज्य होते थे, यूनियन टेरिटरीज नहीं थे। लेकिन अब यूनियन टेरिटरीज बन जाने की वजह से अंडमान निकोबार के क्षेत्रफल को पीछे करते हुए लद्दाख पहले नंबर पे आता है यूनियन टेरिटरीज में, और राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन। अक्सर आप लोगों को पता होगा कि पुदुचेरी 3 राज्यों में विस्तारित है, लेकिन किस राज्य में कौन सा क्षेत्र है ये आज आपको पता चलेगा। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपको कराईकल और पुदुचेरी दोनों मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे यनम मिलेगा, और केरल की बात करें तो यहाँ पर माहे मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि तमिलनाडु में कराईकल पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में यनम और केरल में माहे। तो दोस्तों ये तो थी आपकी आज की क्लास, और मैंने सुबह 11:30 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास भी शुरू कर दी है शॉर्ट नोट्स की। और अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे उसके डायमेंशन को मैंने कवर किया है। साथ ही साथ अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, चीजें आपको पसंद आ रही हो कि घटना चक्र पूरी आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, तो आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पर जाकर आप मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। प्राइस इसका बहुत ही कम रखा गया है, जिसको आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। और साथ में हमारी क्लास अगर आप देखते हैं इसके साथ पीडीएफ निकाल के, तो आपको बहुत सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी और सारे चैप्टर आपके घटना चक्र के रिवाइज हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।